फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक जो है उनके क्लास 6 ज्योग्राफी का जो है कंप्लीट कर लिए थे और क्लास 7 भी कंप्लीट कर लिए हैं 2 वीडियो में। जो भी नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक एक वीडियो का जो है 2 वीडियो में क्लास 6 और 7 कंप्लीट है। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 8 को कंप्लीट करेंगे और क्लास 8 में टोटल जो है 5 चैप्टर है। पहला है संसाधन, दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन, जीवन संसाधन, और तीसरा है कृषि, चौथा उद्योग और पांचवा है मानव संसाधन। तो आज ये पांचों चैप्टर को जो है हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास 8 को देखना शुरू करते हैं। तो क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है संसाधन, यहाँ से हम लोग देखते हैं और यहाँ इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो ये सही होगा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है और सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। यहाँ देखिए प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। तो इस सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। कुछ संसाधनों का जो है आर्थिक मूल्य होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ दिया गया है सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा सही है। धातुओं का आर्थिक मूल्य नहीं होता लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य होता है। तो ये गलत होगा। जो धातु का आर्थिक मूल्य नहीं होता, धातु का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। धातु का आर्थिक मूल्य और एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो इस सब में जो है ये सही होगा। चलिए हम लोग इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, मतलब कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। उदाहरणार्थ जो है धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भौदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो धातु का जो है इसका आर्थिक मूल्य होता है और एक मनोरम भौदृश्य होता है जो होता है उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। महत्वपूर्ण तो दोनों संसाधन है, लेकिन धातु जो है इसका आर्थिक मूल्य होता है और मनोरम भौदृश्य जो होता है इसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये मानव के लिए जो है दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित कौन सा करेगा। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, तो ये गलत होगा। बस कलात्मक पे किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार और किसी व्यवसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। तो ये होता है पेटेंट। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है, तो पेटेंट कहलाता है। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ दिया हुआ है पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र जो है अधिकार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सही होगा। लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तो ये भी सही होगा। मानव जो है ये स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग जो प्रौद्योगिकी है, ये भी सही होगा। तो 1 2 3 इसमें सभी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ देखिए किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो किसी कौशल और वस्तु बनाने का जो नवीनतम ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रौद्योगिकी कहा जाता है। नेक्स्ट सामान्यतः संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। तो संसाधन को वर्गीकृत किस में किया गया है, प्राकृतिक में और मानव निर्मित और मानव। तो संसाधन को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। समानतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये सही होगा। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झील का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन। तो ये भी सही होगा। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाया जाता है
उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलें का जल, मृदा और खनिज, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन में और नवीकरणीय संसाधन में, तो प्राकृतिक संसाधन को जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में जो है विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में जो है विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह नवीकरणीय संसाधन के कौन सा सत्य नहीं है? यह वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित नहीं किया हो पाता, तो ये गलत होगा, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन जो है उसे फिर से जो है पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। फिर इनमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, तो ये सही है। ये असीमित है, इस पर मानव जो है कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें केवल एक जो है ये सही नहीं होगा। कुछ जो है असीमित है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इस पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जल, मृदा और वन जो है इसके लापरवाही से उपयोग करने पर यह प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, इसका भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, तो ये भी सही होगा। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। ये संसाधन जो जिसका भंडार सीमित है और एक बार खत्म हो गया तो पुनः पूरित करने में 1000 वर्ष लग सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, प्राकृतिक संसाधन का विस्तार भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, तो ये सही होगा। पृथ्वी पर संसाधन का वितरण समान है, तो ये गलत होगा। पृथ्वी पर जो संसाधन का वितरण समान है, ये गलत हो जाएगा। संसाधन का भंडार उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, तो ये जो है सही होगा। संसाधन का भंडार जो उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है, ये सही होगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक पर जो है निर्भर करता है। फिर है, पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, तो ये जो है असमान इनका है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। फिर है, लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। कैसे? तो प्राकृतिक पदार्थ जो है संसाधन बन जाता है तब उसका मूल रूप जो है बदल दिया जाता है, और लोग जो है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके जो है पुल, सड़क, जमीन जो है बनाते हैं, और प्रौद्योगिकी क्या है, ये एक मानव निर्मित संसाधन है, तो ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का डैश उपलब्ध हो, तो ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। तो संसाधन बनाने की प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कब कर सकते हैं, जब उनके पास ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल उपलब्ध हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोग के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, तो ये सही होगा। संसाधन का निर्माण में समर्थ होने के लिए जो है लोग के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उनके नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो देखिए ये क्या है, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनकी जो है संरक्षण में संतुलन बनाए रखना जो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही होगा। इस तरह तीनों सही हो जाएगा। ये देखिए, अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। फिर संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना जो है संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ये सभी यहाँ पे जो है स्टेटमेंट तीनों सही था। नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही होगा। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है,
हाँ ये सही है। कागज बनाने के लिए जो है बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। फिर है विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये दोनों सही हो जाएगा। कागज बनाने के लिए जो बहुत सारे पेड़ों को काट दी जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी विद्युत जो है जल और कोयला से प्राप्त होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है भविष्य के लिए संसाधन, पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित हो जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो ये सभी हो जाएगा। तो भविष्य के संसाधन, पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो है हमें ये सुनिश्चित करना होगा जो सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग जो है सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित हो और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र जो है हानि को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सतत पोषीय विकास के लिए है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। फिर आगे क्या है? पृथ्वी को जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये भी होगा। प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना। तो हाँ, प्राकृतिक संसाधन का जैसे जल मृदा का जितना कम ह्रास करेंगे तो वो संरक्षित रहेगा और भविष्य के लिए जो है उपयोग होगा। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, तो ये भी सही होगा। तो इसमें जो है सभी सतत पोषणीय विकास के लिए सही स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। ये क्या है? सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, जिससे जो है हमारा संसाधन जो है संरक्षित रहेगा और इसका संरक्षण होगा और भविष्य के लिए भी जो है ये जो उपयोगी होगा। इस तरह जो है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो था क्लास 8 का ये कंप्लीट हो गया, संसाधन। अब हम लोग अध्याय 2 देखेंगे और अध्याय 2 में है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन। तब हम लोग देखते हैं अध्याय 2 को, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है? स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता है। तो स्थानों का जो एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है? संसाधनों की उपलब्धता। और विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, तो ये भी सही होगा। विश्व की 90% जनसंख्या जो है भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। क्या? क्योंकि वहाँ पे जो है उपयुक्त संसाधन पाए जाते हैं। इसलिए जो है दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी उपयोग में भिन्नता के कारण है। स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण जो इस प्रकार के संसाधनों का उपलब्धता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ दिया गया सही नहीं है। तो भूमि की प्राकृतिक संसाधन में शामिल है, था भूमि जो है ये प्राकृतिक संसाधन में शामिल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि पर है, तो ये भी सही है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण समान पाया जाता है। तो ये समान पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि असमान पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो केवल 3 जो है इसमें गलत होगा। नेक्स्ट देखिए है भूमि के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भूमि के उपयोग के संबंध में देखिए क्या क्या दिया गया है। इसका उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है, जिसे भूमि उपयोग कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसका उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, तो ये भी सही हो जाएगा। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें जो 1, 2 और 3 सभी सही हो जाएगा भूमि के उपयोग के लिए। यहाँ देखिए भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योग की स्थापना, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या? फिर है भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो ये भूमि के संबंध में उपयोग के संदर्भ में दिया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो हाँ, स्वामित्व के आधार पर जो भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है।
नेक्स्ट, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ये भी सही है, निजी भूमि जो है व्यक्ति के स्वामित्व में होती है और सामुदायिक भूमि जो है समुदाय के स्वामित्व में होती है। चारा, फलों, नट या औषधि बूटियां को एकीकृत करना इस प्रकार का सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ तीनों कथन जो है सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, जबकि भूमि की उपलब्धता सीमित है। तो जनसंख्या और उनकी मांग जो है बढ़ती रहती है, जनसंख्या बढ़ता है लेकिन भूमि तो बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, भूमि का जो है उपलब्धता सीमित है, लेकिन जनसंख्या और उनकी मांग जो है बढ़ते रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि में गुणवत्ता में अंतर होता है। तो स्थान के अनुसार जो भूमि की गुणवत्ता में क्या होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट है, कृषि और निर्माण के संबंधी गतिविधियों के कारण कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। तो भूमि निम्नीकरण और भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, तो ये दोनों हो जाएगा। तो कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण जो है भूमि निम्नीकरण और भूस्खलन होता है, और मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण, ये दोनों ए बी सही हो जाएगा। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण जो है निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये क्या है, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। नेक्स्ट है, भूमि संसाधन का संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। तो भूमि जो है संरक्षण के संसाधन के लिए आवश्यक क्या है, अतिचारण पर रोक, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का विनियमित। तो ये जो है इसमें सभी हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों इसमें हो जाएगा। अतिचारण पर रोक होगा और वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों को उर्वरक में विनियमित। अभी देखिए टीआरई में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, जो भूमि संसाधन का संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो उसमें वनारोपण जो है दिया गया था। तो इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसमें जो है दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। फिर है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। पूछा गया कौन सा सही, तो ये दोनों सही हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का जो आवरण है, पतली परत, वो क्या कहलाती है, मृदा। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण जो है पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। नेक्स्ट के 9 नंबर है, मृदा के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इसका निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है, तो ये सही होगा। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर है, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा के अनुपजाऊ बनाता है। तो खनिज और जैव पदार्थ का जो सही मिश्रण है मृदा को अनुपजाऊ नहीं उपजाऊ बनाता है। तो कौन सा कथन सही है, तो ए और 2 इसमें सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट है, भूस्खलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी की वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। फिर है, यह अल्पकाल के लिए वर्षा होने से जो है होता है। यह अल्पकाल के लिए वर्षा होने से होता है, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। पहाड़ी भूभाग में यह एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। तो पहाड़ी भूभाग में जो है लगातार भूस्खलन होते रहता है, जिससे क्या होता है, जीवन और संपत्ति जो है आघात पहुंचती है। तो कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ये देखिए, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। भूस्खलन को समान रूप से सैल, मलबा या ढाल के गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी की क्रिया के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह के कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता से अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियां के अवसादों का विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को जो है आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय भी होता है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेंगकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण डैश की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर 200 मीटर तक का जो है भाग नष्ट हो गया। तो राष्ट्रीय महामार्ग 22 जो है इस पे हुआ था। यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेंगकांग पियो के निकट जो है पंजी गांव के भूस्खलन के कारण जो है राष्ट्रीय महामार्ग 22 की जो है पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का जो है भाग नष्ट हो गया था। नेक्स्ट देखिए है,
भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां क्या है? तो भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां क्या है? भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को मानचित्र बनाकर इसे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। फिर है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिभारी दीवार का निर्माण, वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय नियंत्रण कार्यान्वित करना। तो इसमें जब भूस्खलन को रोकने का प्रविधियां क्या हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दिया गया है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए जो है प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका होता है वनस्पति आवरण में वृद्धि। तो भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? वनस्पति आवरण में वृद्धि। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर मृदा परिच्छेदिका का सही क्रम है? तो नीचे की ओर मृदा परिच्छेदिका का सबसे सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, फिर हो जाएगा बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, फिर होगा अपक्षयी चयनित पदार्थ, फिर होगा जनक चट्टाने। इस तरह जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, सबसे पहले ह्यूमस और वनस्पति की जो मृदा है सबसे ऊपर होगा, फिर बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा होगा, फिर जो है अपक्षय चट्टान पदार्थ होगा और सबसे नीचे जो होगा ये जनक चट्टान होगा। नेक्स्ट है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेल का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपक्षय। तो ये अपक्षय कहलाता है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा जो है सेलों का टूटना कहलाता है अपक्षय। नेक्स्ट देखिए है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो जाएंगे? तो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये सही होगा। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, ये भी सही होगा। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ये भी सही होगा। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ये भी सही होगा। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा में परंपरागत को निर्धारित करती है। तो ये सभी जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 सभी हो जाएंगे। यहाँ देखिए मृदा, जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को जो है परिभाषित करता है। तो ये सभी जो है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है मृदा निर्माण के मुख्य कारक, निम्नलिखित में विचार कीजिए। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। तो ये देखिए मृदा निर्माण का जो मुख्य कारक होता है जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक होता है। फिर है मृदा निर्माण के अन्य कारक होता है स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो ये यहाँ पे सही होगा। भारत में जलोढ़ काली मृदा, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। तो भारत में जो है जलोढ़ काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। तो इसमें कौन सा पूछा गया सही है? तो ये तीनों सही है। तो ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो हाँ ये सही है। मृदा अपरदन और क्षीणता जो मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है। मानव और प्राकृतिक दोनों कारण से जो मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा की निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो यहाँ देखिए 1 और 3 सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है जब पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है तो उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मल्च पलवार बनना कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पलवार बनना। जब पौधों मल्च बनना क्या है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा का आर्द्रता रुकी रहती है। तो मल्च बनता है, इससे क्या होता है? मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है और पौधों के बीच जो है अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो तीव्र ढालों पर जो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? तो वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म जो है ये सबसे उपयुक्त विधि है। यहाँ देखिए वेदिका फॉर्म क्या है? चौड़ी समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए।
इसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। तो वेदिका फॉर्म जो होता है समतल सोपान जो है वेदिका तीव्र ढाल पर बना दिया जाता है और इससे क्या होता है फसल उगाने में से जो होता है उसका पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई जो है पहाड़ी ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। अभी हम लोग देखे थे तीव्र ढाल पर वेदिका फॉर्म और पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय जुताई। यहाँ देखिए समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा का समांतर जो है जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। नेक्स्ट है तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यह निम्न में से कौन सी विधि है। तो यह कौन सा विधि है तो रक्षक मेखलाएं। तो ये तटीय प्रदेश में जो है शुष्क प्रदेश में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष जो है साइड में लगाई जाती है, इसे रक्षक मेखला कहा जाता है। तो रक्षक मेखलाएं क्या है तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को जो है बचाया जा सके। नेक्स्ट है समुच्च रेखीय रोधिकाएं और इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये क्या है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। फिर है रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। पूछा गया कौन सा सही। तो ये दोनों सही है। समुच्च रेखाओं पर जो रोधिका बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाएं के सामने जो जल एकत्र करने के लिए जो है खाइयां बनाई जाती है। तो ये दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है चट्टान बांध के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह जल के प्रवाह को मंद करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करके मृदा को क्षति को रोकते हैं। तो यह जल के प्रवाह को ज़्यादा करने के लिए नहीं किया जाता है। यह जो है नालियों की रक्षा करने के लिए जो है और मृदा को क्षति पहुंचाने से रोकता है। तो इसमें केवल दो जो है सही हो जाएगा। ये चट्टान बांध क्या है यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति से रोकते हैं। तो क्या करते हैं जल चट्टान बांध तो जल के प्रवाह को कम करते हैं और मृदा को क्षति पहुंचाने से रोकते हैं। नेक्स्ट जब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो जब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती है, जिसे कहा जाता है बीज की फसल उगाना। जिसे क्या कहा जाता है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाए जाना कहलाता है बीज की फसल उगाना। नेक्स्ट है वर्ष 75 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी। तो वर्ष 2000 में बढ़कर हो गई है। तो वर्ष 2000 में कितना हो गई है तो ये हो जाएगा 6000 घन किमी वर्ष से भी अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 1975 में जो 3850 घन किमी थी ये जो है अब 6000 घन किमी से भी अधिक हो गया है। नेक्स्ट देखिए है जल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जल देखिए यह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो इसे ढका हुआ है। तो ये सही है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण जल ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण जैसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये गलत होगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है आज भी महासागर पृथ्वी की सतह की 1/3 भाग को ढके हुए हैं। तो आज जो है महासागर पृथ्वी की 1/3 भाग को ढके हुए हैं। तो ये कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही है 1 और 3 सही है। ये देखिए जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आदि महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढका हुआ है। यहाँ क्या दिया गया है 1/3 भाग, इसलिए गलत है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण जल ग्रह कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट देखिए महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है और लवण जल केवल 2.7% ही है जो लगभग 70% भाग पर पाया जाता है। तो किस रूप में बर्फ के चादरों हिमालयों में, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पर्वतीय प्रदेश इनमें सभी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट लवण जल का केवल 1% उपलब्ध है। यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। निम्न में से किसका रूप में पाया जाता है। तो भौम जल के रूप में, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में। तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है
एक टपकता जल एक वर्ष में कितना जल व्यर्थ करता है? तो एक टपकता नल जो एक वर्ष में कितना जल व्यर्थ करेगा? तो 1200 लीटर। तो एक टपकता हुआ नल जो है एक वर्ष में 1200 लीटर जो है जल जो है व्यर्थ करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का थोड़ा विचार कीजिए। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये सही होगा। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बढ़ाया और घटाया जा सकता है, उसको जो संरक्षण करके। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या जो है वाली अमरेली जल शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। तो इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, सौराष्ट्र प्रदेश में जो है 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए जो है पूर्णतः निर्भर है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करते हैं। उपयोग और लीटर प्रति दिन जो है प्रति व्यक्ति। पीते हैं 3 लीटर, खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में जो है फ्लशिंग में 40 लीटर, और वस्त्र धोना 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर, और कुल जो है 150 लीटर एक दिन का एक व्यक्ति का जो है जल का खपत है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होता है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन और अन्य वनस्पतियां आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए दूसरी विधि है। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना चाहिए। आगे क्या है? शुष्क प्रदेश में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। इसे पूछा जाए कौन सा सही? तो 1, 2, 3, 4 सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो ये भी सही होगा। प्राकृतिक वनस्पति होता है वन जीवन, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जो है जुड़े हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, गिद्धों की लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ये क्या कारण है? तो डिक्लोफिनिक एस्प्रिन जैसे पीनासी दवा। तो ये जो मवेशियों को दिया जाता है डिक्लोफिनिक एस्प्रिन जैसी पीनासिक दवा, तो इसी का जो है गिद्ध जो है इनके मरने के बाद इस मांस को खाते हैं। इसकी वजह से जो है गिद्धों की संख्या जो है लुप्त हो रही है। नेक्स्ट, सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इसे पारितंत्र कहते हैं। सभी जीवित जातियां जो है जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जो है निर्भर रहती है, इसे पारितंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधे हमें प्रदान करते हैं। पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? तो पौधे जो हमें इमारती लकड़ी और प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, फिर है भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, और हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। तो ये सभी हो जाएगा। पौधे जो है इमारती लकड़ी प्राणियों को आश्रय देता है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए देता है जिससे हम सांस लेते हैं, और फसल उगाने की आवश्यकता मृदा की सुरक्षा करता है, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करता है, और तारपीन का तेल, गोंद, औषधि बहुत सारे चीज हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में हमें मदद करती है और पारितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो है सही होगा। मधुमक्खी जो हमें शहद देती है, फूलों के परागण में जो है मदद करती है और पारितंत्र में जो है अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। तो ये भी सही है। चिड़िया जो है भोजन के लिए कीट पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। तो ये भी सही है। गिद्ध जो है मृत जीव जंतु को खाने के कारण क्या है? अपमार्जक है। तो इसमें जो है 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस किस पर निर्भर करता है?
तो तापमान और आर्द्रता दोनों पे। तो वनस्पति की वृद्धि जो है तापमान और आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें शामिल है। तो विश्व की वनस्पति को जो है 4 वर्ग में रखा जाता है, जिसमें कौन कौन सा शामिल है? तो गुल्म एवं टुंड्रा, फिर वन एवं घास स्थल, तो ये दोनों हो जाएगा। गुल्म, टुंड्रा, वन एवं घास स्थल जो है 4 वर्गों में रखा जा सकता है। यहाँ देखिए क्या है, विश्व की वनस्पति को 4 प्रकार के वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता अधिक होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी तो वृक्ष का आकार और उनका सघनता अधिक होगा? तो नहीं, ये गलत होगा। फिर है, समान वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व की घास स्थलों का निर्माण होता है। फिर कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं, तो ये सही होगा। तो 2 और 3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट, शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में सम्मिलित है। तो शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में क्या सम्मिलित है? तो मांस और लाइकेन। तो मांस और लाइकेन जो है ये ध्रुवीय प्रदेश के टुंड्रा वनस्पति में शामिल है, मांस एवं लाइकेन। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। पूछा कौन सा सही? 2 केवल इसमें सही होगा। इसमें देखिए, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों सही हो जाएगा। सॉरी, 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। ये गलत दिया गया, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिसर्च। तो हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव को सुरक्षित रखने के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिसर्च जो है बनाया जाता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान को परिभाषित किया जा सकता है। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, इसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए जो है एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए जो है नामित किया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारत में किस किस पशु एवं पक्षियों को मारना अवैध है? तो हिरन, शेर और चीता, भारतीय सारंग और मोर, ये सभी को मारना क्या है? अवैध है। तो भारत में किस किस पशुओं को मारना अवैध है? तो इसमें जो है शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग, मोर जैसे जो है मारना अवैध है। यहाँ देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की ITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की जो है स्थापना की कौन सा कथन सही है? इसे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। हाँ, ये सही है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों की व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये भी सही है। पौधों और प्राणियों की संरक्षण किसी भी नागरिक का नैतिक कर्तव्य नहीं है, तो ये गलत होगा। फिर देखिए क्या है, हाँ, इसमें कौन सा सही था? तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, जैवमंडल निश्चय का परिभाषित किया जा सकता है। तो जैवमंडल निश्चय को जो है किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के लिए संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो जैवमंडल रिसर्च या निश्चय क्या बनाया जाता है? तो वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है, CITES के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। था, ये सही है। इसका उद्देश्य यह सुरक्षित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक से उनके जीवन में कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो इसके कुछ उदाहरण हैं। ये सभी इसमें सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए हम लोग का जब क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अध्याय 3 देखेंगे, और अध्याय 3 क्या है? कृषि। तो हम लोग अब अध्याय 3 कृषि को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में आर्थिक क्रिया सम्मिलित है।
तो पौधों में परिष्कृत उत्पाद के जो रूपांतरण आर्थिक क्रिया क्या क्या सम्मिलित है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये सभी हो जाएगा इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट, प्राथमिक क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। फिर है कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये दोनों सही है। प्राथमिक क्रिया से संबंधित है कृषि, मत्स्य पालन और संग्रहण, और इसका संबंध उससे है जो प्राकृतिक जो है संसाधन से उत्पादन और निष्कर्षण किया जाता है। द्वितीय क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्रिया संसाधन के प्रसंस्करण से संबंधित है। हाँ, ये क्रिया जो है संसाधन के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इस क्रियाओं के उदाहरण है। ये दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तृतीय क्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इस क्रिया के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान होता है। यातायात, प्राकृतिक, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रिया के उदाहरण है। तो ये जो दोनों इसमें क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि ये दोनों कथन सही है तो कहा जाएगा न तो एक न तो दो, क्योंकि दोनों सही है। वैसे देखिए तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जो होता है वो सभी आता है, जिसमें देखिए हम लोग कृषि महत्वपूर्ण है, मत्स्य पालन हो गया। दूसरा में जो है द्वितीय क्रिया में हम लोग का उद्योग, विनिर्माण ये सब आएगा, और तृतीय में जो है सेवा आता है। नेक्स्ट है कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक प्राथमिक क्रिया है, तो ये सही है। इसे फसलों, फलों, सब्जियां, फूल को उगाना और पशुधन पालन शामिल है, ये भी सही है। 20 में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रिया में संलग्न है, तो ये यहाँ पे ये भी सही है। भारत की 1/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत की जो 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिनका अर्थ होता है, तो इनका अर्थ क्या होता है? मृदा और कल्चर। तो लैटिन शब्द है एगर या एग्री, इसका अर्थ क्या होता है? मृदा और कल्चर। तो इसका एग्रीकल्चर का मतलब होता है मृदा और कल्चर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को देखिए सुमेलित करना है। तो क्या है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? तो कृषि से। तो एग्रीकल्चर का संबंध हो जाएगा कृषि से। एग्रीकल्चर का संबंध कृषि से हो जाएगा। फिर है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का संबंध होगा रेशम उत्पादन से। फिर है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर का संबंध हो जाएगा मत्स्य पालन से। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से। फिर हो जाएगा बीटी कल्चर का दक्षता कृषि से, और हॉर्टिकल्चर का उद्यान कृषि से। इस तरह सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, और बीटी कल्चर जो है दक्षता कृषि से, तो अंगूर की खेती, दक्षता कृषि मतलब वो अंगूर की खेती। फिर है हॉर्टिकल्चर जो उद्यान कृषि से संबंधित। जैसे बीटी कल्चर का संबंध है, तो बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूरों की खेती से। तो बीटी कल्चर का संबंध अंगूरों की खेती से है। फिर कृषि तंत्र में महत्वपूर्ण निवेश है। तो कृषि तंत्र में महत्वपूर्ण निवेश क्या हो जाएगा? बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। तो कृषि तंत्र में बीज, उर्वरक, मशीनरी और जो श्रमिक है ये जो है महत्वपूर्ण निवेश हो जाएगा। नेक्स्ट है भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकार में वर्गीकृत की जा सकती है। वह निम्न में से कौन से है? तो निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। तो दो प्रकार जो इसमें हो जाएगा, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि के रूप में जो कृषि को वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि में निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। फिर निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पूछा कौन सही? तो ये तीनों सही है। निर्वाह कृषि में क्या होता है? कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि किया जाता है, और इस प्रकार की कृषि में जो है निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम जो है ज़्यादा उपयोगी होता है। और निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में जो है बांटा गया है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही। फिर है इस कृषि में जंगलों एवं वृक्षों को काटकर, जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में मक्का, रतालू, आम और
कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। फिर इस प्रकार की कृषि में भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। तो स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन जो है सही है पूछा गया है। इसमें भी जो है 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, स्थानांतरित कृषि जो है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। और इस प्रकार की कृषि में जो है जंगल में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। और इसमें जो है मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे जो है फसलें उगाई जाती है। और कृषि में भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़कर कृषक जो है नए भूखंड पर चला जाता है। ये चारों स्टेटमेंट स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको जो है अलग अलग इलाका में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। जैसे कि हिमालयन क्षेत्र में से खील कहा जाता है, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है, ऐसे उड़ीसा में कसाव, बिगाग, धावी कहा जाता है, एमपी में बेवार कहा जाता है, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे पोंडू कहा जाता है। तो अलग अलग देश में भी इसका अलग अलग नाम है। नेक्स्ट देखिए है कर्तन एवं दहन कृषि का संबंध किस प्रकार की कृषि से, स्थानांतरित कृषि से। तो कर्तन एवं दहन जो है इसका संबंध जो है स्थानांतरित कृषि से है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चारवासु पशुचारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चारवासी पशुचारण क्या है, यहाँ देखिए इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक अनाज का उत्पादन करना होता है। तो चरवासी पशुचारण होता है। तो पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये इसमें नहीं होगा। बाकी देखिए क्या क्या है, यह सहारा के शुष्क और शुष्क प्रदेश में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। तो ये सही है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। ये भी सही है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। तो ये सही होगा। इसमें गलत जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित को मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम। तो स्थानांतरित कृषि का जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो उसमें क्या किसको क्या कहते हैं, झूमिंग। तो झूमिंग कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। तो उत्तर पूर्वी भारत में जैसे झूम कृषि कहा जाता है। फिर है मिल्पा। तो मिल्पा कहा जाता है इसे मेक्सिको में। तो मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। और रोका कहा जाता है इसे ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। और लद्दाख कहा जाता है मलेशिया में। तो इसका आंसर नंबर बी जो है हम लोग का सही हो जाएगा। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको में, फिर है रोका ब्राज़ील में और लद्दाख मलेशिया में। नेक्स्ट है वाणिज्यिक अनाज कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए। इसमें फसल जो है वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। और इस प्रकार की कृषि में चाय और काफ़ी सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं। फिर इस प्रकार की कृषि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में प्रमुख है। तो पूछा गया सही कौन सा, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मिश्रित कृषि देखिए कौन सा है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। तो हाँ सही है। मिश्रित कृषि होता है इसमें कृषि का जो उपयोग है, भूमि का उपयोग जो होता है भोजन व चारे उगाने के लिए और पशुधन को जो है पालन करने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका में प्रचलित है। तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। देखिए मिश्रित कृषि में जो है भूमि का उपयोग भोजन व चारे की और फसल उगाने और पशुपालन में जो है किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। तो ये सही है। रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र विश्व में शीत कटिबंध प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर मलेशिया में रबर तथा ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन होता है। भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन होता है। तो ये सभी सही है। जो है इसमें बी जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही है या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। फिर रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके, तो रोपण कृषि के।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो फसल जो है कृषि आधारित उद्योग के लिए जो है कच्चे माल की आपूर्ति करती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसल है, तो ये भी सही है। जूट और कपास मुख्य पेय फसल है, तो जूट और कपास जो पेय फसल है ये गलत होगा। चाय और कहवा रिश्तेदार फसल है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये उल्टा दे दिया गया है। इसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो 3 और 4 जो सही नहीं है। यह देखिए, फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसल है। जूट और कपास जो है रिश्तेदार फसल है। चाय और कहवा पेय जो है फसलें हैं। नेक्स्ट देखिए है, चावल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल है, तो ये कथन सही है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है, ये भी सही है। इसके लिए निम्न तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर यह फसल जिकायुक्त जलोढ़ मृदा जैसे जल रोकने की क्षमताओं में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। हाँ, ये जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है, जिसमें जल का जो है रोकने की क्षमता होती है। चावल के संबंध में देखिए, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, तो उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। चावल उत्पादन में जो है चीन अग्रणी है, इसके बाद जो है 2 नंबर पे भारत है, फिर जापान, फिर श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 बार फसलें जो है चावल की उगाई जाती है। नेक्स्ट, चावल उत्पादन में देश का सही क्रम, अभी हम लोग देखे थे 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत, तीसरा में जापान, चौथा श्रीलंका और 5वां में मिस्र था। नेक्स्ट देखिए है, गेहूं की फसल के जो है संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे जो है वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये सही हो जाएगा। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है, ये भी सही होगा। गेहूं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है, ये भी सही है। भारत में यह ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा, यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसमें केवल फोर्स जो है गलत होगा। गेहूं जो है वर्धन काल के मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब काटने का समय आता है तो इसको धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में जो गेहूँ है शीत ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिलेट से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मिलेट से संबंधित देखिए क्या है, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती था। मिलेट जो होता है मोटे अनाज को कहा जाता है और कम जो होता है उपजाऊ क्षेत्र और बलुई मृदा में उगाई जाता है। ये ऐसी फसल है जिसमें अधिक वर्षा और निम्न से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसमें अधिक वर्षा की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, हाँ ये सही होगा। इसके अन्य उत्पादक देश जो है नाइजीरिया, चीन और नाइजर है, तो ये भी सही होगा। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 2 जो है इसमें सही नहीं होगा। देखिए मिलेट क्या होता है, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाती है और कम उपजाऊ वाले बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ऐसी फसल जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाई जाती है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर भी इसके उत्पादक देश है। इसमें देखिए उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है और कम वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। तो इस तरह जो है मिलेट्स के संबंध में ये स्टेटमेंट जो है वहाँ पे गलत दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को कॉर्न के रूप में जाना जाता है। तो कॉर्न के रूप में किसे जाना जाता है, तो मक्का को। तो मक्का को कॉर्न के रूप में जाना जाता है। मक्का को जो है कॉर्न के रूप में जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। तो मक्का को किसे क्या कहा जाता है, कॉर्न, और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी जो है प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, मक्का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए तापमान और वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये गलत होगा। तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक धूप की आवश्यकता होती है, तो ये सही होगा। इसे सुअववाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यह उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है, ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ये जो इसमें सही नहीं है। इसके लिए जो है मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है।
कैसा, तो मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा भी चाहिए और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, और इसे सुअबाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में जो है उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए है, कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले से मुक्त और तीव्र धूप युक्त लगभग डैश दिनों की आवश्यकता होती है। तो कितने दिनों की, तो 210 दिन। तो कपास को जो है लगभग 210 दिनों की जो है तैयार होने में की जो है टाइम होती है। कपास जो इसकी वृद्धि के लिए उच्चतम तापमान, हल्की वर्षा और 200 जो है 200 से 210 जो है पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, 200 से लेकर 210 दिन। और यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास के लिए काली मिट्टी जो होती है प्रमुख होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए कौन सा सही है। कपास की खेती के लिए काली और जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है, तो ये सही है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र जो है कपास में अग्रणी उत्पादक है, ये भी सही है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पटसन या जूट के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, था ये सही है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, ये भी सही है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यह फसल शीत कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे 1, 2 और 3 सही है। देखिए पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, तो यह फसल जो है कैसा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। यहाँ क्या दिया गया था, शीत कटिबंधीय, तो ये गलत होगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट है, पटसन या जूट के अग्रणी उत्पादक कौन है? तो अभी हम लोग देखिए भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक है जूट के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कॉफी की खेती के लिए जो उपयुक्त है? तो कॉफी की खेती के लिए कोई भी क्षेत्र जहाँ धूप और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअववाहित दोमट मिट्टी, तो यही जो है उपयुक्त होगा कॉफी के उत्पादन के लिए। कैसा, तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअववाहित दोमट मिट्टी जो है कॉफी के उपजा के लिए जो है सही होगा। यहाँ देखिए कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, तो कौन सा, तो ब्राजील जो कॉफी का अग्रणी है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है, तो सबसे पहले ब्राजील और इसके पश्चात जो है कोलंबिया और भारत कॉफी के उत्पादन में जो है अग्रणी है। नेक्स्ट है, कॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान अधिक उपयुक्त होती है। तो अभी हम लोग देखे थे पहाड़ी और ढलान इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है, तो 2 नंबर जो है सही है, इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, कॉफी की खोज लगभग 850 ईस्वी में कालादी नामक की एक अरबवासी ने किया था, जो डैश को चराने वाला था। तो कॉफी का जो है खोज 850 में कालदी नामक एक अरबवासी किया था। ये कौन सा चराने वाला था, बकरी चराने वाला था। तो यहाँ देखिए कॉफी की खोज विषय के विभिन्न कहानियों से प्रचलित है। लगभग 850 में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, चाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, तो ये सही है। इसे जो इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही होगा। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, ये भी सही होगा। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमों की आवश्यकता होती है, ये भी सही होगा। तो चाय के लिए जो 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। चलिए अब चाय को हम लोग देखते हैं। बागानों में उगाई जाने वाली यह एक पेय फसल है। इसकी जो है कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित जो है उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो यही जो देखिए गलत है। भारतीय फर्म की तुलना में जो है इसका आकार बड़ा होता है। यह एक प्रकार का
प्रारूपिक फर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है, तो ये सही होगा। यहाँ किसान सामान्यतः फर्म में रहता है। यहाँ उगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसलें मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर हैं। तो इसमें कौन सा गलत है? तो केवल एक जो है गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसतन आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। नेक्स्ट देखिए है, आयोवा राज्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आयोवा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि में है। तो ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसी की तरह जो है हम लोग का अध्याय 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो क्लास 8 का जो हम लोग अध्याय 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अध्याय 4 देखेंगे। और अध्याय 4 क्या है? उद्योग। तो चलिए हम लोग अध्याय 4 उद्योग से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है, उद्योगों का वर्गीकरण निम्न में से किसके आधार पर किया जा सकता है? तो आकार, स्वामित्व, कच्चा माल, इनमें सभी हो जाएगा। तो उद्योग का वर्गीकरण जो है कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग निम्न में से किस किस पर आधारित हो सकते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योग किस किस पर आधारित हो सकते हैं? तो कृषि पर, खनिज पर, समुद्र और वन, तो ये सभी हो जाएंगे। यहाँ देखिए, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए है, कृषि आधारित उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें कच्चे माल के रूप में जो है वनस्पति और जंतु आधारित उत्पाद का उपयोग होता है। फिर है, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग इस उद्योग का उदाहरण है। ये दोनों जो है मतलब कृषि आधारित उद्योग के संदर्भ में जो है सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ देखिए, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पाद का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए है, खनिज आधारित उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो खनिज आधारित उद्योग चलिए देखते हैं। यह प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो यह जो है खनिज आधारित उद्योग क्या होता है? प्राथमिक उद्योग होता है जो खनिज अयस्क का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में करता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये खनिज आधारित उद्योग के संबंध में जो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। यहाँ देखिए, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योग का उत्पाद जो है अन्य उद्योग का पोषण करता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ कौन सा सही है? समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागर से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण समुद्र आधारित उद्योग के उदाहरण है। हाँ, ये भी सही है। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो है ये समुद्र आधारित उद्योग के उदाहरण है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो वन आधारित उद्योग जो होगा वो वन से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करेगा। तो इस तरह से कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण किस उद्योग से संबंधित है? तो ये वन आधारित उद्योग से संबंधित है। क्या? तो लुगदी और कागज का उद्योग, औषध, रसायन और फर्नीचर भवन जो है ये वन आधारित उद्योग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, आकार के आधार पर उद्योग को बांटा जा सकता है। तो आकार के आधार पर जो है उद्योग को लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग दो भागों में बांटा जा सकता है। लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। तो आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है जिसे दस्तकारों और द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है, लघु आकार के उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो क्या देगा? सही नहीं है। तो कुटीर या घरेलू उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं? नहीं। तो कुटीर या घरेलू उद्योग जो है छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। दस्तकारों के द्वारा उत्पाद का निर्माण हाथ से होता है। तो हाँ, दस्तकारों के द्वारा जो उत्पाद का निर्माण हाथ से होता है, ये सही होगा। तो लघु आकार के उद्योग के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं होगा? तो कुटीर या घरेलू उद्योग जो बड़े पैमाने का, ये सही नहीं होगा। तो इसमें केवल एक जो है सही नहीं है। ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग। नेक्स्ट है, टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है?
तो ये किस प्रकार के, तो कुटीर उद्योग के। तो टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित जो वस्तुएं निर्मित होता है, ये कुटीर उद्योग के जो है उदाहरण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग अधिक पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कैसे अधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी का सामना करेंगे, ये तो गलत है ही। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रौद्योगिकी जो है उच्च स्तरीय होती है, ये तो सही होगा। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है, तो ये सब सही हो जाएगा। इसमें सही कौन सा नहीं है, तो केवल एक जो है इसमें सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र का, संयुक्त क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र का, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का 4 क्षेत्रों में जो विभाजित किया जा सकता है। तो स्वामित्व जो है इसके आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। हाँ, ये सही होगा। निजी क्षेत्र का उद्योग जो होता है ये संचालन एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व जो है संचालन सरकार द्वारा होता है, तो ये भी यहाँ पे सही होगा। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उदाहरण है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा सब व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, ये सही होगा। फिर आगे है, मारुति उद्योग लिमिटेड सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है, तो ये गलत होगा। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये सरकारी क्षेत्र का नहीं, निजी क्षेत्र का है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग या स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक, पूर्तिकार, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, था ये दोनों द्वारा होगा। इसमें 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी क्षेत्र जो है ये सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। तो यहाँ दिया गया है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से कारक है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन और बाजार, भूमि, जल, श्रम, शक्ति और पूंजी, ये सभी जो है उद्योग की अवस्थिति को जो है प्रभावित करता है। तो 1 2 3 इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे पे स्थित होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए, औद्योगिकरण प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे द्वारा स्थित होते हैं, तो यही जो इसमें सही नहीं है। तो केवल 2 इसमें जो है सही नहीं होगा। औद्योगिकरण प्रायः नगरों और शहरों का विकास में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। यहाँ क्या क्या है, दूर स्थित होते हैं, तो इस तरह जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो यहाँ देखिए, कौन सा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश नहीं होगा? तो मुंबई, पुणे, समूह एवं बंगलोर औद्योगिक प्रदेश, ये तो है। तमिलनाडु एवं हुगली औद्योगिक प्रदेश, ये भी भारत के औद्योगिक प्रदेश है। विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, ये भी हो जाएगा। फिर है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, ये भी है। केरल में उत्तरी मलाबार औद्योगिक प्रदेश, फिर है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, फिर अहमदाबाद, बड़ोदरा एवं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, ये भी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो केरल में उत्तरी मलाबार औद्योगिक प्रदेश ये इसमें नहीं होगा। यहाँ देखिए, भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश है, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम जो है औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। था ये सही है। यह 3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल में घटित हुआ था। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोटोसाइनेट
MIC गैस का रिसाव हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस घटना में 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी यहाँ पे सही होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सही है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को जो है लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से जो है हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनाइट्रेट गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी। तो ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चौंगांगी में गैस कूप विस्फोट के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस विस्फोट में 243 लोग की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। फिर है वे लोग जो बचे उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये सभी सही है। यहाँ देखिए 23 दिसंबर 2005 को चीन में गांव कायो चौंगिंग के में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जो है गैस से क्षतिग्रस्त हो गई थी। नेक्स्ट है उद्योग में जोखिम कम करने के उपाय। तो उद्योग में जोखिम कम करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? तो यहाँ देखिए घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। तो घने बसे आवासीय क्षेत्र जो वहाँ से औद्योगिक क्षेत्र को दूर रखा जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये भी सही होगा। विषैले पदार्थ के भंडारण की क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयोग को उन्नत किया जाना चाहिए। ये भी सही होगा। उद्योग के समय बसने वाले लोगों की दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थ के संग्रहण से संभव प्रभाव को जो ज्ञान होना चाहिए। ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 सभी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के प्रमुख उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, इनमें सभी हो जाएगा। तो इनमें सभी जो है विश्व के प्रसिद्ध उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में नया उभरता उद्योग है। तो लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग जो काफी पुराना उद्योग है, ये सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो नया उभरता उद्योग है, ये भी सही है। तो दोनों इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है? तो कौन सा देश में जो है लोह इस्पात उद्योग अवस्थित है? चीन और रूस, जर्मनी और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सभी में जो है लोह इस्पात उद्योग जो है अवस्थित है। यहाँ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में भारत से गुजरता है। तो इसे पूछा है कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो है इसमें सही होगा। वस्त्र उद्योग जो है भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश से जो है में है। यहाँ क्या दिया गया था? भारत के गुजरात में है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत के बेंगलुरु इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन उद्योग में सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो किस उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग, ये सभी तीनों उद्योग जैसे सनराइज उद्योग कहा जाता है। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग को जो है सनराइज उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है लोह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लोह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो लोह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। तो लोह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर जो है उपयोग होता है लोह अयस्क में। लोह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोह अयस्क की इस्पात निर्माण प्रक्रिया में इन चरण में शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो ये सही है। मिश्र धातु जो इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। तो ये दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है भारत के विभिन्न इस्पात उद्योग केंद्र और राज्य के संदर्भ में सूची को जो है सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए जमशेदपुर। तो जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में, जिसकी 1907 में जो है स्थापना की गई थी। तो जमशेदपुर
झारखंड में हो जाएगा। फिर है दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। फिर भद्रावती कर्नाटक में, और सलेम जो है तमिलनाडु में। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1943 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड टिस्को, जो यह निजी स्वामित्व का था। फिर है, झारखंड में स्वर्णरेखा और खड़कई नदियां के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। फिर है, साक्षी का नाम बाद में बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुव्यवस्थित जो है स्थान था। पूछा ये कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही है। 1947 से पहले जो है भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड टिस्को, और यह निजी स्वामित्व का था। झारखंड के स्वर्णरेखा और खड़कई नदी के संगम के समीप जो साक्षी में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। साक्षी का नाम बदल के बाद में जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में जो है सर्वाधिक सुव्यवस्थित जो है जगह है। तो इस तरह जो है ये सभी स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर साक्षी को निम्नलिखित में से किस किस कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग का कालीमाटी स्टेशन पर मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ये सही है। यह स्थान लो एस कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। ये भी सही होगा। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लो एस चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। ये भी सही है। खड़कई और स्वर्णरेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। तो ये भी सही है। इसमें इसी सभी कारण की वजह से जो है टिस्को को चुना गया था लो मतलब इस्पात संयंत्र के रूप में। नेक्स्ट है, पिट्सबर्ग एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है जो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये अमेरिका में है। तो पिट्सबर्ग जो है ये अमेरिका में स्थित है। पिट्सबर्ग इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पिट्सबर्ग के संबंध में देखिए, इस उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। इस उद्योग का कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लो एस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। तो ये भी सही होगा। पिट्सबर्ग में स्थित इस्पात मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेहेला और एल्हनी नदी की घाटियां और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। ये भी सही होगा पिट्सबर्ग के संबंधित में। तो 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मिनेसोटा के लोह खानों से पिट्सबर्ग जो लगभग 800 किलोमीटर दूर स्थित है। मिनेसोटा में लोहे के खानों और पिट्सबर्ग के बीच जो है नौ परिवहन का सर्वोत्तर मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। ग्रेट लेक्स में पिट्सबर्ग क्षेत्र का लोहा एस्क और नौ परिवहन माध्यम से लाया जाता है। फिर है, पिट्सबर्ग में स्थित उद्योग ओहियो मानलोह और एल्हनी नदियों से जल प्राप्त होता है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो 1 और 3 इसमें सही नहीं है। 1 और 3 क्या है। एक, मिनेसोटा से लोहे और खान पिट्सबर्ग के लगभग 8000 किलोमीटर दूर स्थित है, ये सही नहीं है। और ग्रेट लेक्स वाला संबंधित सही नहीं है। चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जो कि लो एस्क जो है मिनेसोटा के लोहे के खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इस खानों से और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तर मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह एस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लो एस्क रेलगाड़ियां से लाया जाता है। ओहियो मोनगेला और एल्हनी नदियां से प्राप्त जल जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्न में से पश्चिम से पूर्व अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का सही क्रम क्या है। तो ये हो जाएगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो जो है हो जाएगा। ग्रेट लेक्स में शामिल झील है। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सा झील शामिल है, तो सुपीरियर और मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो सभी जो है ग्रेट लेक्स में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में दिए गए झीलों में से कौन सा सबसे बड़ी और तथा उच्च उत्प्रवाह पर स्थित है। तो सुपीरियर, इसमें जो सुपीरियर सबसे बड़ी और उच्च उत्प्रवाह पर जो है स्थित झील हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई कारखाने हैं जो उत्पाद और इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। निम्न से वह कौन सा है। तो कौन सा ये हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा
रेल, भारी मशीन, रेल पटरी, उपकरण, इनमें सभी हो जाएगा। तीन में सभी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग का जो है क्लास 8 का अध्याय नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अध्याय नंबर 5 देखेंगे और अध्याय नंबर 5 है मानव संसाधन, और ये लास्ट जो है चैप्टर है क्लास 8 का। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं मानव संसाधन का पहला क्वेश्चन। यहाँ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। इस योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हाँ, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक के गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों इसमें सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभावित और मौजूदा रोजगार अर्जक और गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। फिर है, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। तो ये भी सही है। विश्व की जनसंख्या एक वितरण एक समान है। तो ये गलत होगा। विश्व की जनसंख्या तो एक समान नहीं है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 इसमें सही नहीं होगा। तो ये विश्व की जनसंख्या जो है वितरण अत्यंत असमान, कुछ क्षेत्र में बहुत घने तो कुछ क्षेत्र में विरल बसे हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है? दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने जो है बसे हुए हैं। तो ये सही होगा। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवत वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। फिर है, विषुवत वृत्त दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत कम लोग रहते हैं। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 इसमें सही है, 3 जो इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त से दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग किस महाद्वीप में रहते हैं। तो ये 3/4 लोग जो है ये रहते हैं एशिया में और अफ्रीका में। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 3/4 लोग जो है एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, जनसंख्या की दृष्टि से सही जो है आरोही क्रम कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूस, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन। यहाँ देखिए, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और रूस। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, चीन का, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समान रूप से 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। फिर संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः दक्षिणी मध्य एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में। पूछा कौन सा कथन सही है, इसमें 1 और 2 जो है सही है। चलिए इसका पढ़ लेते हैं। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो स्थलाकृति, खनिज, मृदा, जलवायु और जल, ये सभी जो है भौगोलिक जो है कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कौन सा हो जाएगा, तो स्थलाकृति, खनिज, मृदा, जलवायु और जल जो है ये सभी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। तो हाँ, ये सही होगा। मैदानी क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। ये भी सही होगा। गंगा मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। इसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, सभी कथन सही है, ये ऑल जो है सही होगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं है दिया गया था, सही है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोग समान रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहना पसंद करते हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगचिंग चांग, जियांगसा, मिस्र में नील नदी उपजाऊ मैदान में घने बसे क्षेत्र है। फिर विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं।
दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में रहने के लिए प्रेरित करता है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। इसमें देखिए ये जो 1 नंबर स्टेटमेंट दिया गया है, लोग समान रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहना पसंद करते हैं, यही गलत हो जाएगा। जैसे केवल एक जो है गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इनमें सभी। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ये सभी कारण जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा आर्थिक कारण जो है घने बसे क्षेत्र का है? ओसाका, मुंबई, फिर क्या हो जाएगा वेटिकन सिटी और यरूशलेम। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर जो है 1 और 2 ये हो जाएगा। आर्थिक कारक जो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्र में और आकर्षित होते हैं। जो जापान के ओसाका में और भारत के मुंबई में जो है घनी बसे क्षेत्र है आर्थिक कारण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक कारक के कारण घने बसे क्षेत्र है? तो सांस्कृतिक कारण के कारण घने बसे केंद्र कौन सा हो जाएगा? पुणे। सांस्कृतिक कारक क्या है? धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोग को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक में अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र अत्यधिक बसे क्षेत्र है। उदाहरण के लिए क्या है? पुणे। यहाँ देखिए दिया गया है धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले आकर्षित करने के लिए वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी हो जाएगा। इनमें से घने बसे क्षेत्र में नहीं है, यह नहीं दिया गया है, तो पुणे हो जाएगा। बाकी वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी जो है ये सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए, और पुणे जो है ये सामाजिक कारक की क्षेत्र में जो है बसे हुए हैं। नेक्स्ट, जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय है। तो जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा की जा सकती है, इसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की जो है आशा की जा सकती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सन 1804 में 20 से जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, तो क्या ये सही है? तो फिर है 1959 में 150 वर्षों बाद 20 की जनसंख्या 2 अरब पहुंच गई, जिसमें प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर 1999 में 30 वर्षों की अवधि में कम जनसंख्या दुगुनी 4 अरब हो गई। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 और 3 जो इसमें सही नहीं है। देखिए 1804 में 20 की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, 150 वर्ष बाद जो है 1959 में 20 की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई, इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या जो है दुगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति व औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है, इस कारण इतना वृद्धि हुई है। सन 1804 से सन 1999 में तेजी से जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो खाद्य आपूर्ति, औषधि की उपलब्धता, इस कारण जो है जनसंख्या की जो है परिवर्तन तेजी से हुई है, बढ़ी है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जन्म दर के प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म की संख्या से मापा जाता है, तो हाँ ये सही है। जन्म दर जो है 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है। मृत्यु दर जो है प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, ये भी सही है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास कहते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसमें सभी सही हो जाएगा। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन कौन सा कारक है? तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के कौन सा कारण होगा? तो प्राकृतिक कारण होगा ये, तो प्राकृतिक कारण हो जाएगा। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय हो जाएगा? किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर जो है कहते हैं। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या में कमी होती है, तो मृत्यु दर का जन्म दर से अधिक होना जनसंख्या में कमी होती है। फिर जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या में स्थिर रहती है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या में वृद्धि होती है। पूछा ये कौन सा कथन सही है? इसमें जो है केवल 2 सही हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना चाहिए, जनसंख्या स्थिर रहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो अप्रवास कहलाता है, तो ये सही होगा। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास करते हैं, तो ये भी सही होगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अप्रवास क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास क्या है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश को अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है? तो अप्रवास से संख्या कौन सा देश का बढ़ी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अमेरिका। तो ये दोनों का जो है अप्रवास से संख्या बढ़ी, A और B दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ है? तो सूडान में जो है उत्प्रवास के कारण जो है जनसंख्या में कमी का जो है हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन से देश में निम्न दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि जो मंद है? तो यूनाइटेड किंगडम में जो है जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि की दर जो है मंद है। यहाँ देखिए, किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है? तो जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनसंख्या अधिक होने पर जो आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, जनसंख्या संगठन का क्या क्या जानने की सहायता करता है? तो जनसंख्या संगठन जो क्या क्या जानने की में जो है सहायता करता है। यह पुरुष और स्त्रियों की संख्या जानने में सहायता करता है। यह पुरुष और स्त्रियों की आयु वर्ग जानने में सहायता करता है। किसी पुरुष और स्त्रियों में कितने शिक्षित और किस प्रकार के व्यवसाय करने में लगे हैं, ये भी जानने में मदद करता है। किसी पुरुष और स्त्रियों के आय का स्तर और स्वास्थ्य दशाएं कैसी, ये भी जानने में मदद करता है। तो ये सभी हो जाएगा जनसंख्या संगठन के संबंध में जो है सही। जनसंख्या संगठन हमारे यह जानने में सहायता करता है कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है, ये सभी जो है जानने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि है? तो जनसंख्या पिरामिड और आयु लिंक पिरामिड, ये दोनों जो है किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का जो एक रुचिकर विधि हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या पिरामिड की संदर्भ में पर विचार कीजिए। इसमें बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे भाग में दिखाई गई है। यह जानने का जन्म स्तर दर्शाती है। इसमें ऊपर का आकार वृद्ध लोग 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा। फिर है, युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। इसमें कार्यरत आयु जो है 15 से 65 वर्ष के लोग आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। इसमें सभी सही हो जाएगा जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में। नहीं, देखिए है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं, आधार पर डैश है और ऊपर तीव्रता डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? तो चौड़ा और संकरा हो सकता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर की ओर तीव्र जो है संकरा होता है। जापान का आधार पर पिरामिड है तो क्या होगा? संकरा। जापान में आधार पर पिरामिड क्या होगा? संकरा होगा, क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है घट रही है। इसी जो है हम लोग का इसी तरह से यहाँ देखिए, जापान जैसे देश में आधार पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु में पहुंच जाते हैं, इसलिए ये संकरा हो जाता है। तो देखिए नीचे से जो है ये आयु वर्ग को दर्शाता है और बीच में जो है कार्य सक्रिय जनसंख्या होता है, ऊपर जो है संकरा हो जाता है जो 65 प्लस पार करते हैं तब जनसंख्या। तो जापान में संकरा हो गया है। और इसी तरह जो हम लोग का जो है अध्याय 8 मतलब जब क्लास 8 का जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया और 5 अध्याय थे, हम लोग 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और जल्दी हम लोग क्लास 9 का लाएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, फिर सपोर्ट होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी लाने में जो है अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF और टेस्ट सीरीज का जो है PDF भी दिया जाता है। थैंक यू सो मच।